स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। जिसको जो बच्चे याद आ रहे हैं मुझे सोच के बताओ कौन कौन एब्सेंट है। मैम सारा। 1 और अच्छा Business आर्यदित्य ने आप ज्वाइन कर लिया तो अब 16 स्टूडेंट्स हो गए। 18 है ना। 2 एब्सेंट है presentation सारा और नैतिक captured नैतिक data. नैतिक क्यों नहीं आया आज। चलो कोई बात नहीं। तो सारा और नैतिक के लिए हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब हमें स्टडी करना है। आप लोगों ने 7th क्लास में या 8th क्लास में कब पढ़े हैं या 6th में पढ़े हैं। 3 इफेक्ट्स नहीं 7th में पढ़े हैं। यस आई नाउ आई रिमेम्बर 3 क्लास 7th में पढ़े थे। देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन से थे वो तीनों। हीटिंग इफेक्ट, Heating effect, magnetic effect. केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में क्या करते थे वो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेकअप हो जाते हैं है ना। तो एक केमिकल इफेक्ट पड़ा था और एक मैग्नेटिक इफेक्ट कि चीजें इलेक्ट्रिक करंट अगर आप फ्लो करें किसी उसमें रोटेटिंग किसी कंडक्टर में तो वहां पर मैग्नेटिक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो या फिर मैग्नेटिक इम्पैक्ट में कोई रोटेटिंग कॉइल रखें तो वहां करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम यहाँ थर्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। एक और चैप्टर आएगा बाद में मैग्नेटिज्म जिसमें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है किसी भी कंडक्टर के अंदर जब आप करंट पास करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होता है राइट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होने से वहां पर कोलिजन स्टार्ट हो जाते हैं। कोलिजन होने से वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। रेजिस्टेंस की वजह से करंट का फ्लो ऑब्स्टैकल्स फेस करता है जिसकी वजह से हीटिंग इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोलिजन्स की वजह से हीटिंग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी गेटिंग वेस्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ हीट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। गॉट इट एवरीवन। है ना। तो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। जैसे लैपटॉप बहुत देर तक रन कर रहा हो तो लैपटॉप गर्म हो जाएगा। एसीज को भी हम कूलिंग ऑफ का टाइम देते हैं थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं उन्हें। है ना। हम सब डिवाइसेस को कोशिश करते हैं कि थोड़ा कूलिंग पीरियड दें ताकि वो जो हीट अप हो गए हैं बिकॉज ऑफ रनिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम उन्हें कूलिंग पीरियड दें। तो ऐसे ही हमें उस हीटिंग इफेक्ट की यहाँ पर डिस्कशन करनी है। चलो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। कोई भी कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस हाई है मतलब कोलिजन ज्यादा है उनके इलेक्ट्रॉन्स में लाइक निक्रोम वायर विच इज एन अलॉय वी नो राइट। द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट। तो जो वो वायर है रेजिस्टेंस वायर है इनसाइड दैट बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। राइट एवरीवन क्लियर था सिंपल था कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। मतलब क्या है इस बात का कहने का कि जैसे फ्रिक्शन होती है मैकेनिक्स में वो क्या करती है वो मोशन को अपोज करती है राइट और नॉट। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है वैसे ही रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो इट्स सिमिलर टू फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स जैसे कि जैसे फ्रिक्शन अपोज करती है मोशन को वैसे ही यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करता है। तो उसकी नेचर अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की है। Since a conductor say a resistance wire offers resistance to the flow of current, so work must be done by the conductor continuously to keep itself flowing. तो इसका मतलब चार्जेस को फ्लो करने के लिए कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा क्योंकि आगे से ऑब्स्टैकल आ रहा है राइट। We will calculate the work done by the current when it flows through the resistance R for time t. तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे कि क्या काम कर रहा है वर्क डन क्या है कितने चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों मूव कर रहा है कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं अक्रॉस व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली द वर्क डन फॉर द करंट टू फ्लो अहेड। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही कि करंट को आगे मूव करने के लिए कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्स्टैकल्स हैं आगे से। तो उसे क्या काम करना पड़ता है इज इक्वल्स टू क्यू इनटू वी। QV means Q is the charge that is being transferred, that is being moving ahead, or V is the potential difference across which is moving. Right? अब हमें ये भी मालूम है कि करंट की डेफिनेशन क्या थी। इट इज चार्ज मूव्ड पर यूनिट टाइम
कितना चार्ज कितने यूनिट टाइम में मूव कर गया, दैट वाज करंट बेसिक डेफिनेशन से। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, राइट। यहां से हम ट्रांसपोजिशन से क्यू की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। क्यू इज आई टी, आई इंटू टी, तो क्यू आई इज इक्वल्स टू आई टी, राइट। ये फॉर्मूला पता है हमें क्यू का। ये वैल्यू यहाँ पर, अच्छा एक और v की वैल्यू भी देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल्स टू आई आर, राइट और नॉट। अब इन वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू की जगह आई एम पुटिंग आई टी इंटू वी की जगह आई एम पुटिंग आई आर। क्या हो गया बेटा जी, वर्क डन इज from I square TR. आई स्क्वायर आर टी और टी आर, राइट। तो कितना काम करना पड़ रहा है, आई स्क्वायर आर टी टू मूव अहेड। इतनी बात आई सबको समझ में कि नहीं आई, कोई प्रॉब्लम इसमें? आर्या ग्लासेस लगाओ बेटा, ऐसा करके देखना पड़ रहा है। अब बेटा जी हम उतना ही वर्क डन करते हैं जितनी एनर्जी होती है हमारे अंदर, या फिर हम उतना ही वर्क डन कर पाएंगे जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं? ये बात लॉजिक सबको क्लियर है कि वर्क डन एंड एनर्जी दे आर सिमिलर, राइट, है ना। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ कह सकती हूँ कि उतनी ही हीट जनरेट होगी जितनी हीट जितना वर्क डन किया है, राइट और नॉट, है कि नहीं बच्चे? अगर मैं कहती हूँ आगे मूव मूव फॉरवर्ड करने में मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैं हीट जनरेट भी उसी वर्क की वजह से कर रही हूँ, राइट और नॉट, है ना। तो दैट गिव्स मी द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड, कि जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही तो हीट जनरेट होगी ना। गॉट इट और नॉट? तो इसीलिए एनर्जी, हीट एनर्जी का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी, एंड दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन जूल्स। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पर किसी को? चलो फिर इसे लिख लो, दिस फॉर्मूला गिव्स द हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स व्हेन करंट आई एम्पियर फ्लोज इन अ वायर with r resistance and for time t seconds it is moving. This complete thing h is equals to I square rt is known as Joule's law of heating. इसे Joule's law of heating कहते हैं। अब Joule's law of heating से हम यहाँ पर बातें क्या क्या बता सकते हैं? अच्छा, ये प्रोपोर्शनल वाले फैक्ट से मुझे याद आया कि मुझे लास्ट क्लास में तेजस ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसकी क्लैरिटी देनी थी मुझे आपको, है ना। एंड आई एम रिजल्ट रेडी विद द एक्सप्लेनेशन, अभी थोड़ी देर में क्लियर करती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर व्हाट इज इट, एच इज प्रोपोर्शनल टू, देखो एच आई स्क्वायर आर टी है ना, तो सब के सब क्या है, न्यूमरेटर्स है। तो इसका मतलब एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आई, राइट, गॉट इट नो। ऐसे ही एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर, राइट, एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। इस टी को ना स्मॉल केस लिखो, टी। नोटेड बच्चे, नोटेड, यस मैम। चले ओके। तो अब हम यहाँ पर वो फैक्ट्स देख लेते हैं। अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर कि इस फॉर्मूला से हमें क्या फैक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। इफ वी डबल द करंट, अगर हम करंट को डबल कर दें, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। अगर हमने इसे 2 टाइम्स किया है तो एच पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एच विल बी इक्वल्स टू 4 आई, times. 2i होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी एच इज प्रोपोर्शनल टू 4i स्क्वायर। नो, यहाँ से 4 टाइम्स हो गया, इस आई स्क्वायर को एच लिख सकते हो, ये एच डैश है, तो एच डैश इज नाउ 4 टाइम्स एच, मतलब हीट जनरेटेड 4 टाइम्स हो जाएगी। करंट को डबल पास करोगे किसी कंडक्टर से, अभी 2 एम्पियर कर रहे थे, अब आपने 4 एम्पियर रन करना शुरू कर दिया कंडक्टर में, तो हीटिंग इम्पैक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा।
आ रही है सबको बात समझ में? लॉजिक क्लियर? अगर वो पूछे हाफ कर दिया तो? हम 1/4। अगर हाफ किया तो न्यू एच को क्या हो जाएगा? दैट विल बी I/2 का स्क्वायर, जिसे कि I² by 4 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब H डैशेस, इसको मैं H लिख सकती हूँ, तो H/4। मतलब पुराना वाला हीट को 1/4 कर दो तो न्यू हीट हो जाएगी। इसका मतलब न्यू हीट इज बिकमिंग 1/4 ऑफ द एक्चुअल हीट प्रोड्यूस्ड या इनिशियल हीट प्रोड्यूस्ड। तो मतलब 1/4 हो जाएगी। करंट हाफ कर दिया, अभी 2 एम्पियर रन कर रहे थे, 1 एम्पियर कर दिया, तो हीटिंग इम्पैक्ट 1/4 रह जाएगा। गॉट इट एवरीवन और नॉट? सिंपल है ना? ऐसे ही आर का बताओ, वो तो सिंपल है, उसमें तो स्क्वायर वगैरह भी कुछ नहीं है। आर डबल करो, एच डबल हो जाएगा, आर हाफ करो, एच हाफ हो जाएगा। सिंपल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे टाइम डबल टाइम के लिए रन करोगे तो हीटिंग इम्पैक्ट डबल हो जाएगा, हाफ टाइम के लिए रन करोगे तो हाफ हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं ये, बिल्कुल। है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ I² सोचने वाला काम था, बाकी तो सब सिंपल ही है। ओके, देखिए अभी आगे। ओके, इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। वी विल नाउ सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। प्लीज नोट दैट फॉर्मूला H is equals to I² RT for calculating the heat produced can be used only if the current I, resistance R, and time T are known to us. In some cases, however, they give us power and time only. In that case, heat energy is to be calculated by using E is equals to PT. आ रही है बेटा बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? अगर I² R और T तीनों गिवन होंगे तभी आप हीटिंग इफेक्ट का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर पावर और टाइम दिया होता है तो फिर इस फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट करना है, P/T से करना है। बट इज इट समथिंग डिफरेंट? टेल मी। पावर का एक फॉर्मूला I²R नहीं है क्या? तो एक्चुअली वो जब आपको पावर दिया है ना, तो I²R की वैल्यू ही तो गिवन है। तो ये वही सेम फॉर्मूला ही तो है बेटा। सिंपल। तो जब आपको पावर गिवन होगा, इसका मतलब उन्होंने आपको I²R की वैल्यू पहले से ही दे रखी है। आपको सिर्फ उसे T टाइम्स ही करना है। सिंपल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? है ना? दो फॉर्मूलाज हो गए आपके पास हीटिंग इफेक्ट के, P/T और I²RT। आगे देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल अप्लायंसेस व्हिच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में नहीं चेंज होती। ओनली द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस जैसे हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये अपनी मोस्टली जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हीट में ही चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज pass through an electric appliance such as fan, then most of the electric energy is used up in running the fan or turning the fan. Only a small amount of electric energy is converted into heat energy by the fan. Due to this, an electric fan becomes slightly warm when you continuously run it for a long time. On the other hand, when electric energy is passed through an electric heating appliance, such as electric heater, electric kettle, hair dryer, immersion rods. Immersion rods कौन सी होती है? वो rods वो जो कहीं पे ट्रैवल करने जाओ, रिमोट एरियाज में कहीं, तो वाटर को गर्म करने के लिए बकेट के साइड में एक हैंग करते हैं ना, दैट इज इमर्शन रॉड। और गीजर्स, ये सारे जो डिवाइस हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, मोस्टली उस सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। All the electrical heating appliances have heating elements inside or heating coils made up of high resistance wire, nichrome wire, और वो भी ऐसे नहीं, highly coiled form में यूज करते हैं उसको, ताकि अभी आप और आगे आगे पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर पढ़ोगे जहां पर कि कॉइलिंग से इम्पैक्ट बढ़ जाता है, तो आप उसे कॉइल करके यूज करते हो। तो ध्यान से, कभी हीटर जब ठंडा हो तब ध्यान से देखना, उसमें जो वायर होती है वो कॉइल्ड होती है। ठीक है? क्योंकि जैसे ही रेजिस्टेंस आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दोगे, कॉइल कर रहे हो, तो उतने ही एरिया में ज्यादा वायर आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना सा एरिया है। अगर वायर इतनी सी पकड़े तो थोड़ी सी है, लेकिन अगर मैं यहीं पे कॉइल कर दूं तो उतने से ही एरिया में क्या हो जाएगा? वायर ज्यादा आ जाएगी।
तो लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करने का तरीका ही तो है बेटा कॉइलिंग, है ना। तो जब कॉइल्ड होती है ना वायर, रेजिस्टेंस वायर, इसका मतलब उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा होता है। लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? जल्दी से लेट मी सी किसको याद है। Increase. लेंथ, मैम इंक्रीज। चिन्ह में फिर से बोलो, इंक्रीज बोला डिक्रीज बोला? मैम डिक्रीज। चिन्ह ने क्या बोला था? I said increase, Decrease. but I think I might have misunderstood the question. इंक्रीज होती है। लेंथ इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। मैंने कैसे समझाया था अगम इसको, कि आप ऐसे Road. समझो कि बाइकर्स ट्रैवल कर रहे हैं ना रोड पे, जितना लॉन्गर ट्रैवल करेंगे उतने प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना कोलिजन की, उतने ज्यादा कोलिजन के चांसेस हो जाएंगे ना, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में सबको कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो ये एक्चुअली कॉइल करके एलिमेंट्स का तरीका होता है लेंथ बढ़ाने का, वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अपने आप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो और हीटिंग इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। तो विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ओके एवरीवन, कोई प्रॉब्लम? चलें, जल्दी जल्दी से इसको मैं छुपा देती हूँ, वैसे तो अब तक सबने सोल्यूशन पढ़ लिया होगा। चलो, हाइड कर दिया मैंने। करें क्वेश्चन सॉल्व। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V is equals to 250 volts is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron. Calculate the current. I find करना है। I का फॉर्मूला क्या होता है? I is equals to V by R, डिविजन होता है V by R। तो 250 by 500, हाफ, हाफ इज 0.5, 0.5 एम्पियर, राइट। आ गया? आगे चले। अरे नेक्स्ट क्लास में मुझे ये भी फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, लास्ट क्लास में, है ना। अभी आगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स। अब टी दे दिया आपको 10 सेकेंड्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर? अब हीट एनर्जी फाइंड करनी है। अभी हमने क्या बात की, टू Okay. फॉर्मूलाज है। H There इज are two इक्वल्स टू parts पी of this इंटू टी। study. अद्विका आप माइक बंद करो बेटा। और H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, राइट। देयर आर टू फॉर्मूलाज। यहाँ कौन सा लगना चाहिए, P इंटू टी या आई स्क्वायर आर टी? I square RT. एब्सोल्युटली। तो कर दो जल्दी से, 0.5 का स्क्वायर, R इज 500, T इज 10 सेकेंड्स। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम है। जल्दी जल्दी जल्दी। 1250. शाबाश, 250 एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड 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 गुड, 1250. लवली। जूल्स, डोंट फॉरगेट जूल्स। ओके, चले अभी नेक्स्ट करें। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम्स। 96,000 कूलम्स, चार्जेस कूलम में ही मेजर होता है ना, तो 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। तो टाइम इज गिवन टू यू 1 आवर, मतलब मैं यहाँ पर 3600 सेकेंड्स लिख दूं। सेकेंड्स में होना चाहिए ना टाइम, राइट। थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। अब क्या करें? हीट प्रोड्यूस निकालना है ना, तो यहाँ आई स्क्वायर आर टी दिख रहा है उसका सामान, और ना यहाँ पी इंटू टी का सामान दिख रहा है। अब क्या करोगे? कोई सामान जनरेट कर सकते हो गिवन इंफॉर्मेशन से? INR. आई और आर कैसे कर सकते हो? चलो, आई का एक फॉर्मूला मुझे याद है, आई क्यों थी। इससे हो सकता है, क्यू भी पता है, टी भी पता है, आई कैलकुलेट हो जाएगा। और अब अद्विका ने बोला आर भी, आर कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए तो सामान है, आई V इज by इक्वल्स टू I. वी बाई आर है, तो अब वी बाई आई हो जाएगा। आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई, तो वी बाई आई है क्या? वी और आई यहां से आया है, वी आपको गिवन है, आर भी हो जाएगा। अब पुट कर देना आई स्क्वायर आर टी में। और कोई मेथड था क्या इजी?
पावर कैलकुलेट कर सकते थे, पर उसके लिए भी दोनों फॉर्मूलाज जो है वो निकलेंगे इन्हीं तरीकों से। तो इजी तो कोई मेथड नहीं, मतलब इजी तो है लेकिन शॉर्टर तो कोई मेथड नहीं होगा, इन्हीं मेथड से ही करना पड़ेगा। तो कर दो इसी से ही जल्दी से सॉल्व, फटाफट से। बस ये याद रखना, टाइम को सेकंड्स में जरूर चेंज करना है। Ma'am, 47,88,400 joules. करेक्ट, सब लोग की कैलकुलेशन हो गई, थोड़ा लंबा है आई नो कैलकुलेशन। करो सब लोग, देखो आ रहा है ये आंसर सेम, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हो गया सब लोगों का? आ रहा है सबको सेम आंसर? किलो जूल्स में भी चेंज कर सकते हो इसे, 4788.4 किलो जूल्स, या जिस तरीके से अद्विका ने बताया वैसा जूल्स में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर आएगा, एक एक बार तो पेपर में डेफिनेटली दिखेगा, किसी ना किसी प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं तो मैम जरूर देगी ये क्वेश्चन। तो समझे ये क्वेश्चन क्या है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायामीटर्स, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है ना, क्योंकि रेडियाई सेम है, लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, मतलब सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो दोनों, दो कंडक्टिंग वायर्स। तो अब ये जो ऐसे दो कंडक्टर्स हैं, पहले सीरीज में कनेक्ट हुए, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, फिर पैरेलल में कनेक्ट हुए अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वी भी दोनों को सेम ही मिला है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल इज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको अभी सॉल्व नहीं करते क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, हीट जनरेटेड ज्यादा किस में होनी चाहिए, सीरीज में या पैरेलल में? I'm series में। क्यों? Series. Ma'am, because the resistance is more. चलो देखते हैं फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मैंने इमेजिन कर लिया दो Ma'am, कंडक्टर, parallel. अभी देखते हैं, अभी देखते Ma'am, हैं क्योंकि समझते हैं, I वो um, अभी देखते हैं, डोंट वरी, रहने दो वो कंफ्यूजन को, रहने दो, जब अच्छे से सॉर्ट समझ में आएगा तो सॉर्ट अच्छे से हो जाएगी। ये दो रेजिस्टेंस है, एक्स और एक्स ही रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी वो, क्योंकि सेम मटेरियल की हैं, सेम लेंथ की हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एक्स और एक्स, ये फर्स्ट केस है मेरा, और ये है मेरा सेकंड केस। इन्हीं एक्सिस को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, आ गई इतनी बात समझ में? अब हमें हीटिंग इफेक्ट इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, तो सबसे पहले तो आराम से पहले इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करो। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बेटा? 2x, x प्लस एक्स, x 2x ओम्स, कोई प्रॉब्लम इसमें?
सीरीज में ऐसे ही करते हैं, मैथमेटिकली ऐड कर देते हैं, x और x 2x हो गया, है ना। इसकी R इक्विवेलेंट क्या होती है, अगर आप तरीके से कैलकुलेट करो तो 1/RE इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/x। मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, जो भी आपकी रेजिस्टेंस है अगर दोनों सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ओवर नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम्स रिपीट हुई है वो पैरेलल में, 2 टाइम्स So, बताई थी ना। आप इसे करके देख लेना बेटा, 1/RE इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/x, x एलसीएम लिया और 1 प्लस 1 2, ये 1/RE इक्विवेलेंट का है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, x/2। सेम ही चीज है ना। तो अभी मैं बहुत मेथड एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर R इक्विवेलेंट लिख दिया x/2। याद, ये समझ में आ रही है ये ट्रिक सबको कि नहीं आ रही है। अगर आपने 5 ओम्स की रेजिस्टेंस ऐसे 4 टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट की है, इस तरीके से कनेक्ट की है, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शॉर्टकट में कैसे निकालोगे, 5/4, जितनी ईच की थी अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स, 5/4, है ना। कैसे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 से इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट आने वाला है ना, तो 5 और ऊपर 4, इससे 1/RE आया है, तो RE क्या बना, 5/4। कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनी है, ठीक है ना। याद है ना सबको, आ रही है ना बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। स्मार्टली कैसे जल्दी से निकाल देना है, आ रही। ओके, इसको क्लियर करती हूँ, थोड़ा वापस जाती हूँ जल्दी 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 से। चलो 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 चलो। ओके, अब मेरे पास दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लग गई। ओके, अब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जा। हाँ जी बच्चा, ओ आई एम सो सॉरी। चलो, I²RT फॉर्मूला था ना इसका, है ना। अब देखो सब कुछ तो सेम है, यहाँ पे सेम करंट पास हो रहा है, ओके, दोनों में, तो I² ही लिख देते हैं। सेम करंट नहीं लिखा है, और सीरीज और पैरेलल में तो करंट डिफर हो जाएगा। आर हमने कैलकुलेट कर लिया, सेम टाइम टी के लिए रन कर रहे हैं, है ना, वो दोनों डिवाइसेस, राइट। अच्छा, I²RT है, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करती हूँ। मुझे सबसे पहले तो हम्म वैल्यूज जनरेट करनी पड़ेंगी मुझे पहले। आर ही गिवन है ना, मैं मान लेती हूँ यहाँ मैंने करंट आई सप्लाई किया है, सिस का रूल लगेगा, आई इज सेम, दोनों को सेम आई सप्लाई होगा, तो आर इक्विवेलेंट। मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो गई क्वेश्चन से, एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड करूँ, एक मिनट रुको, क्वेश्चन दोबारा रीड करती हूँ। राइट, देखो अभी ये क्वेश्चन हम करके आए हैं, एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया पूरा। अब एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर व्हाट आर दे टेलिंग अस हियर,
The heating effect of the current is utilized in working of electrical heating appliances such as iron, kettle, toasters, ovens, heaters, water heater, geysers and all. और वो क्यों? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस वायर्स होती हैं तो वो ज्यादा हीटिंग इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, राइट? तो इस तरीके से हीटिंग एलिमेंट्स जो है वो निक्रोम के बने हैं क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस materials हैं. The heating effect of electric current is utilized in electric bulbs, electric lamps for producing light. When electric current passes through very thin, high resistance tungsten filament, तो जो बहुत पतला सा, बहुत thin सा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है मतलब, राइट? और हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन वायर के अंदर से जब आप करंट पास करेंगे तो वो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो उसकी नेचर होती है कि वो हीट अप होकर ग्लो करने लगता है. जैसे ये एलिमेंट हीट होता है ये ग्लो करता है, रेडिएट करता है, राइट? तो इसकी ग्लो की वजह से आपको बल्ब्स जो है वो लिट अप दिखते हैं. अब आजकल बहुत कम ही ये टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब्स यूज हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने करंट इसके अंदर से पास किया और ये बहुत फाइन सी वायर है, टंगस्टन वायर, और इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है ये टंगस्टन वायर की, तो इसकी वजह से ये हीट अप हो गई, करंट फ्लो हुआ इसके अंदर, तो हीट अप होकर ये ग्लो कराती है, ये ग्लो करती है क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस होती हैं इनके अंदर वो एक्सपेंशन की वजह से ग्लो करती हैं. ठीक है, चलें अभी देख लें यहाँ पे कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट. टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. Something value is also given, जरूरी नहीं है. Due to its high melting point, the tungsten filament can be kept white hot without melting. तो बिना मेल्टिंग के व्हाइट हॉट रखा जा सकता है. The other properties of tungsten which makes it suitable for making filament of electric bulb is its high flexibility and low rate of evaporation at higher temperature. इसका मतलब if they ask you the reason कि व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग टंगस्टन वायर, तो आप सिर्फ इतना सा कि इट हैज गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. लाइक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, निक्रोम वायर क्यों यूज होती है, उसके दो रीजंस थे. कौन बताएगा मुझे क्या है वो दो रीजंस? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. मैंने मैम बोला था एक लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और मैम वो ऑक्सीडाइज नहीं होती. शाबाश. हाई हाई टेम्परेचर्स पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना. ये दोनों पॉइंट्स लिखने जरूरी है फुल मार्क्स के लिए. इसी तरीके से टंगस्टन क्यों यूज होता है उसके भी आपको ये पॉइंट्स लिखने जरूरी है कि एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो व्हाइट हॉट रह पाता है बिना मेल्टिंग के, फर्स्ट थिंग. और उसकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी है और लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है. इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेट नहीं हो जाता हीट होके, राइट? तो ये प्रॉपर्टीज मेंशन करोगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, आ गई चीज समझ में? चिन्ह में क्या कहना है बच्चे? And what is argon in the bulb का? गैस है बेटा, गैस फिल की जाती है उस बल्ब के अंदर, तो इनर्ट गैस है ना एक आर्गन, तो जो भी एक्सपैंड करके ग्लो करती है वो उसके अंदर यूज की जा सकती है. देखो लिखा भी है ये आगे. The electric bulb is filled with chemically unreactive gas like argon or nitrogen or a mixture of both. The gases like argon and nitrogen do not react with hot tungsten filament and hence prolong the life of filament. It should be noted that most of the electric power consumed by the filament of an electric bulb appears as heat. Only a small amount of electric power is converted into light. So the filament type electric bulbs are not power efficient. क्योंकि बहुत कम लाइट जनरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम तो हीट एनर्जी में वेस्ट कर रहे हैं. कभी देखे, याद है कभी घर में लगे इतने बड़े बड़े से बल्ब जिन्हें बाद में हाथ भी लगाओ तो बर्न हो जाता है हाथ? नहीं, हमारे टाइम पे लगते थे. हमारे घर में बड़े बड़े से बल्ब होते थे, 100 वॉट के बल्ब. वी वर वेरी कॉन्शियस कि उनको जल्दी जल्दी से यूज करके बंद करना है. एक तो वो हीट अप हो जाएंगे और वो पावर एफिशिएंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे, तो इसीलिए दे आर रिप्लेस्ड विद CFL दीज डेज, नो. तो अभी ये पावर एफिशिएंट क्यों नहीं है? दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उन्होंने आपको बताया आर्गन और नाइट्रोजन गैसेस की चॉइस क्यों रखी गई है, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं, मतलब ये अनरिएक्टिव गैसेस हैं, ये टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी. नाइट्रोजन इनर्ट नहीं है, आर्गन इनर्ट है, लेकिन नाइट्रोजन की नेचर एज अ गैस वो टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए अनरिएक्टिव है. ठीक है, और आर्गन तो है ही एक इनर्ट गैस, वो इनर्ट मतलब जो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगी किसी से. तो आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों नेशन बल्ब्स के अंदर फिल किया जाता था ताकि वहां पर वो टंगस्टन वायर से रिएक्ट नहीं करे. और ये फिलामेंट टाइप मोस्टली जो है
अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है वो हीट जनरेट करने में लगा देते हैं और बहुत थोड़ी सी लाइट एनर्जी बनती थी, इसीलिए इन्हें पावर एफिशिएंट नहीं माना जाता था, राइट? Now, heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring और electrical appliances. जो fuses है ना, पहले पहले के जो fuses होते थे, उनके अंदर एक बड़ी thin सी fuse wire लगी होती थी, बहुत thin wire. जैसे ही घर में थोड़ा सा भी हाई करंट आया, वो मेल्ट होकर ब्रेक हो जाती थी और वो ब्रेक होकर हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव कर लेती थी। ये कॉन्सेप्ट आपने 6th में भी पढ़ा है सेम, है ना? 6th या 7th की बुक्स में थे ना ये कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअली फ्यूज होकर हमारे घर को डैमेज से, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज से बचाता था। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, अभी फिनिश, फाइनली ओवर, चैप्टर इज फाइनली ओवर। इसको फिनिश करना, सेट को पूरे को अच्छे से। और अब हमें इसका एक्स्ट्रा मटेरियल करना होगा, देखते हैं कैसे करते हैं। पर फॉर टुडे दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज ओवर। थोड़े टाइम, एक क्लास शायद इस वीक की और लगा देंगे इसकी रिवीजन पे, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ गए हैं। एक फॉर्मूला की शीट आ जाएगी आप लोगों के पास आज न्यूमेरिकल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चे? क्लियर एवरीवन? चलो, बाय बाय फॉर टुडे। Thanks.